सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की। लेकिन एक मिनट, हम मैथ्स की बात करेंगे? ये तो फिजिक्स का लेक्चर है, यहाँ तो हम फिजिक्स पढ़ने आए थे, फिर यहाँ पर मैथ्स की बात क्यों होगी? तो बच्चा, मेरी एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए और ये बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर फिजिक्स एक भावना है तो उस भावना को व्यक्त करने की भाषा है गणित, यानी कि मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि बिना हथियारों के जंग नहीं लड़ी जाती, बिना हथियारों के जंग नहीं लड़ी जाती, वैसे ही बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती। तो अगर आप फिजिक्स में महारथी बनना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स में पारंगत होना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि आप सभी क्लास 10th तक मैथ्स पढ़कर यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको मैथ्स का बहुत अच्छा खासा नॉलेज भी है। तो हम लोग आने वाले एक दो वीडियोस में उन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे जिनके बारे में आपने न पहले कभी पढ़ा है न पहले कभी सुना है। हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की, हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की, हम लोग बात करेंगे लॉगरिदम की। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बिना फिजिक्स के बहुत सारे डेरिवेशंस नहीं बनते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन बनेंगे ही नहीं। मैथ्स वाले बच्चे ये सब चीजें मैथ्स में पढ़ लेंगे, लेकिन बायो वाले बच्चों को दिक्कत हो जाती है, उनको ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती। अगर आप फिजिक्स क्लास 11 का बुक ओपन करेंगे, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, तो आपको सबसे पहले मिलेगा मैथमेटिकल टूल्स। टूल्स क्या होता है भाई? औजार। कोई भी काम अगर आपको करना है तो आपको कुछ औजार चाहिए होता है। तो वैसे ही आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स चाहिए होगा जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मेन फिजिक्स में एंटर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा फिजिक्स का पूरा सिलेबस हिंदी में। सारे जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे, पूरा जो वीडियो की सीरीज बनेगी, 11 के लिए हो, 12 के लिए हो, बीएससी फर्स्ट ईयर हो, बीएससी सेकेंड ईयर हो, बीएससी थर्ड ईयर हो, पूरा वीडियो सीरीज बनता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके जो दोस्त या फ्रेंड्स हैं उनको भी चैनल पे लाइए, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, पूरा का पूरा फिजिक्स की सारी चीज़ें मिलेंगी हिंदी में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय बहुत पहले से आप इसको पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार याद दिला दूं कि क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो जहां कहीं भी समकोण त्रिभुज दिख जाए तो सबसे पहले वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाने का सोचिए। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि अगर कहीं भी आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो कुछ ना आएं देखना है ना बाएं देखना है, फटाक से क्या लगा दोगे? पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। चलो नाम दे देता हूं त्रिभुज का ABC, ओके। और इसमें ये जो एंगल है ये है 90। अब देखिए यहां पर 90 के सामने में जो है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय को सबने पढ़ा है, थ्योरम सबको याद है, लेकिन जब बात आती है लगाने की इस प्रमेय को तब हो नहीं पाता है, क्योंकि उन्होंने इसे समझा नहीं है ना। आपको उलट के पलट के आए से बाएं से सबसे समझ लेना होता है। तो ये देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है और ये वाला कोण 90 डिग्री है। अब 90 के सामने में जो होगा, 90 के सामने में जो होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है कर्ण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने में, अब 90 कहीं भी हो, 90 के सामने में जो होगा वो है कर्ण। और अब देखिए यहां पर जो 90 के साथ जो नीचे में है ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाता है लंब। लंब ये है कर्ण। अब देखिए हमेशा एसी, अब आपको ऐसा रट के नहीं जाना है कि एसी कर्ण है, एसी कर्ण है, एसी कर्ण है, ऐसा नहीं है बच्चा।
आपको ऐसे याद रखना है कि 90 के सामने में जो भुजा है, 90 के सामने में जो भुजा है वो कर्ण होता है। तो यहां पे AC क्या है? AC है कर्ण, AC है कर्ण। और यहां पे AB क्या हो गया? AB हो गया लंब, AB हो गया है लंब। और BC क्या है? BC आधार है बच्चा, BC है आधार, BC है आधार। कर्ण, लंब, आधार। और अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये चीजें आपको याद रखनी है। भले से आप बायो ले लिए हो, भले से आप बायो स्ट्रीम आपने सेलेक्ट किया है, लेकिन जो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे बच्चा, बहुत 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 जरूरी है। अगर आप इन मैथमेटिकल टूल्स को अपने साथ लेकर नहीं चलोगे तो 100% आप फंसोगे, फिजिक्स के हर एक डिवीजन में फंस जाओगे। फंसना नहीं है, इसीलिए तो आपको सब ये पहले हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लगा देता हूं इस समकोण त्रिभुज के लिए। तो AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। और यही है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और याद रखिए कर्ण क्या होता है? 90 के सामने में जो है वही कर्ण है। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं वर्ग और घन के सूत्र पे। कुछ फॉर्मूले याद हैं आपको? ऐसे कुछ फॉर्मूलों की बात करेंगे हम लोग। A प्लस बी का होल स्क्वायर, भूले तो नहीं हो? भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। भले से बायो में घुस गया लेकिन फिर भी भूलना नहीं है, काम आएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। और यहीं पे अगर माइनस आ जाए तो, माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। और ऐसा वाला भी तो फॉर्मूला है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A माइनस बी A प्लस बी। कई लोग तो बोले, ये सोच के भाग गए होंगे यहां से, देख ही नहीं रहे होंगे वीडियो को, अरे यार ये तो मैथ्स पढ़ा रहा है। बच्चा मेरी बात मानो, आप बिना मैथमेटिकल टूल के, बिना कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। ये सब चीजें तो पढ़ाई हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। बिल्कुल ही नया मैथ्स है वो, और बहुत ही जरूरी है उसको समझना। अगर आप नहीं समझोगे तो फंसोगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, नहीं समझोगे तो फंसोगे। इसीलिए इसको गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लीजिए। आपको ऊंची से ऊंची इमारत खड़ी करनी है तो आपको बुनियाद एकदम मजबूत करना पड़ेगा। मैं आने वाले 2-3 वीडियोस में आपका बुनियाद रखने वाला हूं, न्यू बहुत ही स्ट्रांग करने वाला हूं। तो बच्चा न्यू को स्ट्रांग करो। गुंबद तो बाद में दिखेगा, गुंबद तो बाद में दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन उस गुंबद को हमेशा अगर कायम रखना है तो न्यू को मजबूत रखना पड़ेगा। तो ये सब न्यू बना रहा हूं मैं आपका। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या हो जाएगा? A माइनस बी A प्लस बी हो जाएगा। अब आते हैं क्यूब पे। अगर A प्लस बी का होल क्यूब है तो क्या होता है फॉर्मूला? कुछ ऐसा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A प्लस बी। याद है कि भूल गए? जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। हमेशा अपने हथियार को अपने साथ रखिए, कहीं ऐसा ना कोई ठोक के चल दे वाला बंदूक ही निकालते रह गए। तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A प्लस बी। अगर यहां पे माइनस हो जाए तो, अगर यहां पे माइनस हो गया तो क्या करोगे? तो ये हो जाएगा A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB A माइनस बी। ओके, और कुछ ऐसे भी फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे जी। A क्यूब प्लस B क्यूब, याद है क्या? A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ये होता है A प्लस बी A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। A क्यूब प्लस B क्यूब इज इक्वल टू A प्लस बी A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। और ऐसा भी तो होगा A क्यूब माइनस B क्यूब, ये हो जाएगा A माइनस बी A स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वेयर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ प्लस है, बस यहाँ पे एक सिंगल माइनस है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ तो माइनस होना ही होना है, और अंदर में पूरा प्लस रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट में ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर ही लो, क्या पता कब क्या जरूरत पड़ जाए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी का, हालांकि इसका उतना यूज नहीं होगा, हमारा काम इन फॉर्मूलेस में चल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये सब फॉर्मूले भी आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है। और इस घमंड में तो बिल्कुल नहीं आना है कि मैं बायो ले लिया हूं और फिर बाद में ये शिकायत करोगे यार कि हमको तो फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। फिजिक्स में दिक्कत नहीं है बच्चा, फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट, कुछ जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ा रहा हूं तो अच्छे से पढ़िए। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में। देखो बच्चा, जहां भी समकोण त्रिभुज दिख जाए वहां तो आप पहले क्या करोगे, वहां आप लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन वहां पे एक और कॉन्सेप्ट लगता है, वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात लगते हैं। तो मान लीजिए कि ये A है, ये B है और ये C है और ये 90 है, ओके 90 डिग्री है ये। 90 के सामने में जो होगा उसे क्या बोलेंगे, अभी बताया था, भूले तो नहीं हो। 90 के सामने जो रहेगा वो कर्ण है। अब देखो वहां पे आपने जरूर सोचा होगा यार कि 90 के सामने जो है कर्ण है, तो लंब और आधार कैसे निर्धारित होगा। मैं इसको भी लंब ले सकता हूं, इसको भी आधार ले सकता हूं। अब ये मत सोचना कि ऐसे खड़ा है तो ये लंब है या ऐसे लेटा है तो आधार है, ऐसा नहीं है बच्चा। अब यहां पे अगर एक कोण ले रहे हो आप, मान लो ये थीटा है। अब देखो लंब और आधार का निर्धारण कैसे होगा, इसको अच्छे समझना है आपको। देखो समझने और पढ़ने में अंतर क्या है। पढ़ने का मतलब पढ़ के बाद आगे बढ़ के सोचे ही नहीं आगे पीछे क्या होगा। समझने का मतलब है कि पूरा उलाट के पलाट के पूरा देख लिया कि क्या होने से क्या होगा। 90 के सामने क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। थीटा के सामने जो रहता है उसको लंब लिया जाता है। थीटा के सामने जो रहेगा उसको लंब लेना है। अगर थीटा मैं ये वाला ले लूं तो ये मेरा लंब हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। तो याद रखिए 90 के सामने जो है कर्ण है, 90 डिग्री के फ्रंट में 90 डिग्री के अपोजिट में जो रहेगा वो कर्ण है। थीटा के सामने जो रहेगा वो लंब है और थीटा के साथ में जो रहेगा वो आधार है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। 90 के सामने कर्ण लेंगे, थीटा के सामने लंब लेंगे और थीटा के साथ में जो है उसे आप आधार लेंगे। तो चलिए यहां पे हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। सबसे पहले आप बताएंगे मुझे, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं ना सब चीजें। सबसे पहले बताइए साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है ना। लंब बटे कर्ण यानी कि लंब यहां पे क्या है बच्चा, लंब है ए बी, कर्ण है ए सी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सुंदर, मजा आ जाएगा। साइन थीटा, उसके बाद ऐसा कुछ नाम है क्या, कॉस थीटा क्या होता है बच्चा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार तो BC है और कर्ण तो वही है जो पहले था, BC अपन AC। अब उसके बाद आते हैं हम लोग tan थीटा पे। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब तो यहाँ पे AB है और कर्ण, सॉरी कर्ण नहीं, आधार BC है। उसके बाद और भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, हालांकि आपको फिजिक्स में उतना यूज नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। याद रखिए S है तो C है, C को C के साथ ही ले जाना। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। याद रखने का यही तरीका है कि S का C हो जाएगा, C का S हो जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा
और जो कॉट थीटा है वो tan का उल्टा होता है 1/tan थीटा। तो ये है कुछ नहीं, इतने ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, यही है त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, कॉट थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और ये याद रखना कि थीटा के सामने जो है लंब है, 90 के सामने जो है कर्ण है, और थीटा के जो साथ रहेगा वो आधार है। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। कुछ इक्वेशन याद हैं, 3 तो मेन इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से मैं लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये होता है 1। भूलना नहीं है, बहुत 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 जगह यूज होता है ये फिजिक्स में ना। हम यहां पे जो भी बात कर रहे हैं, देखो मैं आपको यहां पे मैथ्स में पढ़ांगर नहीं बना रहा हूं, मैं आपको केवल उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना कि फिजिक्स में यूज होगा। कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप मैथ्स वाले हो चाहे आप बायो वाले हो, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सभी हथियार आपको अपने साथ लेके चलना है, तब आप फंसोगे नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप फंसो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ऐसा भी तो है क्या कुछ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हालांकि हम फिजिक्स में मोस्टली ये यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, भूलना नहीं है आपको। साथ में ये भी याद रखिए, क्या पता कहीं जरूरत पड़ जाए। चलिए आगे आप कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है साइन ए प्लस बी का। देखो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, आपको इसको याद कर लेना है, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी बच्चा, जरूरत तो पड़ेगी ही। साइन ए प्लस बी, साइन ए, ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, मैथ्स वाले इसको मैथ्स पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं, हमको बायो और मैथ्स दोनों को साथ लेके चलना है, तो हम मिनिमम कम से कम वो चीजें पढ़ रहे हैं जिससे हमारा काम चल जाए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब क्या हो अगर यहां पे माइनस आ जाए, क्या हो अगर यहां पे माइनस आ जाए? कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे माइनस लगा देना ना यार। अगर साइन ए माइनस बी की बात करें तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, कोई समस्या है ही नहीं। चलिए अब यही फॉर्मूले को हम लोग कॉस के लिए देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब यहां पे प्लस है तो यहां माइनस है, तो जब यहां पे माइनस होगा तो यहां पे प्लस हो जाएगा ना, आसान है। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए इतना आगे जब आप आई गए हो तो tan का फॉर्मूला भी नोट ही कर लो, याद मत करना, नोट कर लो। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो जब यहां पे प्लस है तो यहां प्लस है, यहां प्लस है तो यहां माइनस है। तो अगर मैं बोलूं कि भैया माइनस के लिए क्या होगा, तो अगर ये माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। तो ये है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी tan ए प्लस बी। चलिए आगे देखते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत काम की चीज है। साइन 2a, साइन 2a। अब देखो साइन 2a लिख रहे हैं तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि हमेशा वहां पे a ही रहेगा। अरे यार a कुछ भी हो सकता है, साइन 2x हो सकता है, साइन 2b हो सकता है, साइन 2y हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है।
अब हमें वहाँ पर साइन 2 30 लिख सकता हूँ मैं। अगर साइन 60 डिग्री है तो उसको हम लोग साइन 2 टाइम 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले को उसके अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूले को लोग ना बस एक करके याद कर लेंगे और समझ में नहीं आता कि करना क्या है। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, वो बस एक वेरिएबल है, एक चर है। चलिए साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। याद रखिएगा, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। तो cos 2a भी देख लेते हैं ना। cos 2a हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार ये। साइन 2a 2 sin a cos a, साइन 2a, चलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। साइन 2a तो क्या हो जाएगा, साइन 2a है तो हो जाएगा 2 sin a cos a। अगर cos 2a है तो क्या हो जाएगा, cos 2a है तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या फिर हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। एक फॉर्मूला और बता रहा हूं आपको, अब याद रखिएगा, साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी हो जाता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। साइन c प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। और आप फिजिक्स के जब आखिरी पड़ाव पे होंगे, मतलब 11th में ही बात कर रहा हूं मैं, 11th में ये यूज हो जाता है, 12th में भी यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है। साइन c प्लस साइन डी, तो आप याद करेंगे हाँ यार पढ़ाया तो गया था हमें, तो आप उस दिन के इंतजार करिए जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि यूज तो होगा बच्चा। जो यूज नहीं हो रहा है, जो काम का नहीं है, हम आपको पढ़ाएंगे ही नहीं। क्यों पढ़ाएंगे भाई? साइन c प्लस साइन डी हो जाता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया था आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे कुछ इक्वेशन है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला है ना, इसका जब हम लोग मूल निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? x इक्वल हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको ऐसा द्विघात समीकरण दिखता है कहीं भी, तो आप उसके रूट, उसके मूल को ऐसे निकाल सकते हैं। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो आपको दो मूल मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसके दो रूट होंगे, इसके दो मूल होंगे। इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ नया है, अभी तक जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं उसके बारे में आपने सुन रखा था। लघु गुणक की बात करते हैं, लॉग की बात करते हैं। मान लो, समझना था लॉग को समझना, हालांकि हमको मतलब बस फॉर्मूले से है, फिर भी आप समझने की कोशिश करो। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि आधार a है, उसका पावर x है और इसके इक्वल n है। a का पावर x है जो कि n के इक्वल है। यदि ऐसा है, यदि a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, x को a आधार पर n का लघु गुणक कहते हैं बच्चा। लघु गुणक। अगर ऐसा है कुछ कि a का पावर x इज इक्वल टू n है, a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, तो x को a आधार पर, a तो आधार है, x उसका घात है जो कि किसके इक्वल हो जाता है? n के इक्वल हो जाता है। तब इसको ऐसा बोला जाता है, x को a आधार पर, इस x को कौन सा आधार पर? a आधार पर n का लघु गुणक कहते हैं।
x को a आधार पर n का लघु गुणक कहते हैं और इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है कि log a बेस है ना, log a बेस n इज इक्वल टू x। x को a आधार पर n का लघु गुणक, x को a आधार पर n का, तो ये देखो x क्या है, x जो है n का log है, x जो है वो n का log है और बेस क्या है, बेस है a। अब ये बेस कुछ ऐसा भी हो सकता है, हम लोग जनरली ई बेस यूज करते हैं, तो ई बेस यूज करेंगे तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग कहेंगे। अगर ई बेस है, मैथ्स वाले बच्चे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, आप उतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ क्योंकि यहाँ पे कोई बायो वाले भी बच्चे हैं, कंफ्यूजियाना नहीं है, बस एक दो फॉर्मूले आपको बताएंगे, उन फॉर्मूले से आपको मतलब होना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन है a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, तो अब x को a आधार पर n का लघु गुणक यानी n का log बेस a है जो कि x इक्वल हो जाएगा, तो log en, अगर e है बेस, इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, प्राकृतिक लॉग बोलेंगे। बेस ना 10 भी यूज होता है तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो e है तो नेचुरल लॉग है, लॉग बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने यहां बेस a लिया है ना, तो जनरली दो हम लोग बेस यूज करते हैं, एक बेस e है और एक बेस 10 है, यह है नेचुरल लॉग और यह है 10 बेस का लॉग। अब कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद रखने हैं? लघु गुणक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, a टू द पावर x इज इक्वल टू n है तो log a log बेस a n इज इक्वल टू x हो जाएगा। और अब देखो कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं। log e बेस पे अगर ऐसा कुछ है m इंटू n है, log e बेस पे m इंटू n है तो ये हो जाएगा log e m प्लस log e n। e मीन्स बेस की बात हो रही है, आधार की बात हो रही है, तो अगर log e m इंटू n है, m इंटू n है तो log m प्लस log n हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा है log e बेस पे m डिवाइडेड बाई n है, तो इंटू में अगर प्लस है, इंटू में अगर प्लस है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चा, डिवाइड में माइनस हो जाएगा। इतना कॉमन सेंस तो भगवान दिया ये सबको। इंटू में प्लस हो जाता है, या प्लस है तो इंटू हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आप और याद रखना है कि log e बेस अगर m है और उसका पावर अगर n है, log e बेस m और उसका पावर अगर n है तो ये हो जाएगा n log e m, तो ये n आगे इधर इंटू हो जाएगा, ये n आगे इधर इंटू हो जाएगा, ये याद रखिए आप। तो फिर से देख लो भाई, लघु गुणक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथम्स और शॉर्ट में बोलेंगे लॉग। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन है a टू द पावर x इज इक्वल टू n, तो हम लोग x को n का लॉग बोलेंगे। x इज द लॉग ऑफ n ऑफ बेस a। x को a आधार पर x को हम लोग n का लॉग बोलेंगे और आधार क्या है, आधार a है। तो अगर e आधार है, e बेस है, तो इसको नेचुरल लॉग यानी कि प्राकृतिक लॉग कहेंगे। 10 बेस में है तो लॉग 10 बेस का, और लॉग जो है 10 बेस का हो जाएगा। ये फॉर्मूले आप याद रखिए, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। अगर m इंटू एन के फॉर्म में है तो प्लस हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई n के फॉर्म में है तो माइनस हो जाएगा, और अगर पावर है तो पावर इधर आके इंटू हो जाता है बच्चा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे द्विपद प्रमेय की, यानी कि बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। द्विपद प्रमेय, अब देखिए ये एक ऐसा प्रमेय है जिसमें कुछ आपको लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, एक्चुअली में ये एक फॉर्मूला ही है, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ व्यवस्था है, मान लीजिए x है प्लस a है और उसका पावर है n। अब अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा, इसका मैं विस्तार करूंगा, यही विस्तार द्विपद प्रमेय कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत नया नया सा फॉर्मूला है,
इससे पहले जो चीज़ें आप पढ़ रहे थे आपको मजा आ रहा होगा, या सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़े हुए हैं, कहाँ है खाली फोकट का हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। माहौल बना रहे थे बच्चा, माहौल बना रहे थे, और आप उस माहौल में घुस चुके हो। अब इसको समझना पड़ेगा आपको कि अगर x प्लस ए, देखो x प्लस ए का पावर अगर n है, तो अगर इसका विस्तार करेंगे, अगर हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, यही होगा द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। द्वि मतलब दो, पद, द्विपद, द्विपद है ना, दो पद है, उसको एक्सप्रेस करना है, यही द्विपद प्रमेय कहलाएगा। तो देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे इसका विस्तार होगा, और मैं बताऊंगा अभी कि कौन सा फॉर्मूला आपके काम का है। इस प्रमेय के हम लोग 2-3 रूप पढ़ेंगे, 2-3 फॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें से एक जो है बहुत काम का है, जो हम लोग को फिजिक्स में काम आएगा। बाकी मैथ्स वाले बच्चे तो मैथ्स में पढ़ते रहेंगे, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा और आपको वही याद रखना है। तो देखो पहले ये इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, इसको एक्सपैंड कैसे करना है, चलिए देखते हैं कैसे एक्सपैंड करना है भाई। x प्लस ए का पावर n है, तो सबसे पहले आप करेंगे x का पावर n, सबसे पहले होगा x का पावर n, प्लस प्लस है तो प्लस। ध्यान से समझना, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, समझदारी के साथ पढ़ोगे 2 मिनट में याद हो जाएगा और आजीवन भर याद रहेगा। x का पावर n, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो ना, तो a का स्क्वायर होता है ना, तो समझ लो इसका पावर हो गया, इसका पावर आपने लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे आप, इस x का पावर कम होता जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इस x का जो घात है, इस x का घात कम होता जाएगा। और यहां पर आपको a दिख नहीं रहा है, एक्चुअली में यहां पे a का पावर 0 है, यहां पर a का पावर 0 है, a का पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो 1 हो जाता है, इसीलिए आपको यहां पे a दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअली में यहां पे a का पावर 0 है, x का पावर n है, चलो मैं ऐसा कुछ है, x का पावर n है, ध्यान से समझना बच्चा, ध्यान से एकदम, x का पावर n है, a का पावर 0 है, तो दोनों का घात अगर मैं जोड़ूं तो n प्लस 0 कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। 2 चीजें याद रखनी है आपको, पहला, एक्चुअली में 3 चीजें याद रखनी है। पहला कि आप कितने भी पढ़ लिखिए, जितने भी आप पढ़ लिखेंगे, जितने भी आप टर्म्स लिखते जाएंगे, सभी में इन दोनों का सम, यानी दोनों का जोड़, दोनों का योग, x का जो घात होगा, a का जो घात होगा, इन दोनों का योग हमेशा n ही रहता है। हम लोग लिखेंगे अभी, आपको ये चीज आप गौर फरमाइएगा, आप गौर फरमाइएगा आप कि x का जो घात रहेगा, a का जो घात रहेगा, इन दोनों का जो योग रहेगा, इन दोनों का जो जोड़ रहेगा, वो हमेशा n के बराबर ही रहेगा, हमेशा n के बराबर ही रहेगा। ओके, एक चीज और याद रखना है, x का घात कम होता जाएगा, x का घात कम होता जाएगा और a का घात बढ़ता जाएगा। x का घात कम होता जाएगा, a का घात बढ़ता जाएगा, लेकिन दोनों का सम हमेशा, दोनों का जोड़ हमेशा कितना रहेगा, दोनों का जोड़ हमेशा n ही रहेगा, दोनों का जोड़ हमेशा n ही रहेगा। चलिए आगे बोलते हैं। तो यहां तो x का पावर n हो गया, a का पावर 0 हो गया, दोनों का जोड़ अभी भी n ही है। अब देखिए ये जो n है ये आ जाएगा यहां पर, ये जो पावर n था यहां पे आके इंटू हो जाएगा, इसका जो पावर है वो कम हो जाएगा, और ये जितना कम हुआ है a का पावर उतना ही बढ़ जाएगा बच्चा, a का पावर उतना ही बढ़ जाएगा। और x का पावर जितना घटता है या a का पावर जितना बढ़ता है, नीचे में उतने ही फैक्टोरियल का आपको डिवाइड भी करना है। अब सवाल ये है कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल देखो हिंदी में भी उसको फैक्टोरियल ही बोलते हैं। अब फैक्टोरियल को पहले समझ लो आप, अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूं या 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, चलो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब है कि आपको 5 और उससे कम वाले जो नंबर हैं उन सबको इंटू करते जाना है। 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, इनका इंटू 5 चौक 20, 60, 120। है ना नई चीज, है ना नई चीज, काम की चीज है, नई चीज है, आपको याद रखना है।
ऐसा ना हो कि कल कोई पढ़ा लिखा आदमी आपसे बोल दो चलो भाई फैक्टोरियल बताओ, फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप बोल रहे हो यार ये फैक्टोरियल तो पहली बार सुन रहा हूं। बेइज्जती है नहीं आपका। क्लास 11 आ चुके हो आप, क्लास 11 छोटा मोटा क्लास नहीं है दोस्त, क्लास 10 तक, और इस बार तो आप बिना एग्जाम दिए ही पास होके आ गए हो। चलो ये कोरोना संकट आपके लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ, लेकिन ज्ञान तो आपको होना चाहिए दोस्त। आप क्लास 11 में आ गए हो, आप अब ढील नहीं देना अपने आप को, कमा कर लेना है। यहां से आपका हायर स्टडी स्टार्ट हो रहा है। यहां जो चीजें आप पढ़ोगे आजीवन काम आने वाला है, अगर आप जीवन में पढ़ते रहे तो। अब देखो लोग बोलते हैं यार कि मैं चलो मैं काम कर रहा हूं, यहां पे कहां पे काम आ रहा है। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में रहेंगे, पढ़ाई के फील्ड में रहेंगे, तो 11-12 में आप जो भी चीजें पढ़ेंगे बच्चा वो हमेशा काम आएगा। यही आधार है, 11-12 ही है जो आपको आगे और डीप में पढ़ाया जाएगा और डिटेल में पढ़ाया जाता है। नई चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, उन्हीं को और भी डिटेल में पढ़ाया जाता है। क्लास 11 के फिजिक्स में जो जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे उनकी सभी किताबें आपको मिलेंगी। हर एक चैप्टर एक नई किताब बन जाता है आगे चल के हायर स्टडी में। तो अगर आपको बेसिक पता नहीं होगा बच्चा, तो आप फंस जाओगे ना, मुश्किल हो जाएगी। फिर आप वहां किससे शिकार करने जाओगे? फिर क्या कोरोना फिर से बचाने आएगा? नहीं बेटा, कोरोना तो इस बार जड़ से खत्म कर देंगे अपन, देखना कोरोना खत्म है इस बार, खल्लास हो जाएगा, आप फिर फंस जाओगे। इसीलिए इस मौके का फायदा उठाने के चक्कर मत रहो। आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है और पढ़ते ही जाना है। चलो इधर देखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? अगर मैं फैक्टोरियल 5 लिखता हूं, मतलब मैं 5 से लेके पूरा 1 तक सबका इंटू करूंगा। जैसे मैंने फैक्टोरियल 2 लिखा है तो मैं क्या करूंगा, 2 से 1 कम 1 और 1 से कम क्या 1 ही रहेंगे हम लोग, तो 2 कम 2 हो जाएगा। अगर मैं फैक्टोरियल 10 लिख देता हूं, अगर मैं फैक्टोरियल 10 लिख देता हूं, इसका मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, मैं 10 से लेके 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इन सब का इंटू करूंगा, तो जो भी आएगा वो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू होगी। तो जहां भी आप फैक्टोरियल लगाते हो, मतलब क्या करना है, वहां से स्टार्ट करके 1 तक आना है और सबका इंटू करते जाना है। तो अब देखिए हम लोग आते हैं द्विपद प्रमेय पे। अगर 2 पद है ऐसे x + a और उसका घात n है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, इसका विस्तार कैसे होगा, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले x का पावर n होगा और यहां वाला घात यहां पे आके इंटू हो जाएगा। x का पावर कम होगा, x का घात कम होगा, a का घात बढ़ जाएगा। x और a का घात जितना बढ़ता है, x का घात जितना बढ़ता है, a का घात जितना कम होता है, उतने ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना है। चलिए आगे बढ़े, कितना आसान है, मजा आ रहा है ना। प्लस अब देखिए ये n तो पहले से n है ना बच्चा, वहां पे n वहीं पे है। अब ये वाला घात भी यहां पे आ जाएगा, n-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा n-2, ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। कितना आसान है ना। क्या हो रहा है, a का घात बढ़ रहा है, x का घात कम हो रहा है। चलिए आगे लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा n-1, अब ये n-2 भी आ जाएगा, n-2 भी आ जाएगा और ये हो जाएगा x का घात n-3, a का घात 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, और ऐसे ही आप करते चले जाएंगे जब तक कि आपको क्या नहीं मिल जाएगा, a का घात n नहीं मिल जाएगा, जब तक कि आपको a का घात n नहीं मिल जाएगा। चलिए 2 चीजें मैंने बताई थी, एक्चुअली मैं 3 चीजें बताई थी, देखिए वो तीनों चीजें हो रही हैं कि नहीं। पहले बताया था कि x का घात कम होगा, तो x का घात तो कम हो रहा है, n है, ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3 है। दूसरी बार बताई थी कि a का घात बढ़ेगा, 1 यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, आने वाले में 4 हो जाएगा, ये भी सही है। और एक चीज और बताया था कि इन दोनों का जो सम रहेगा, x और 1 का जो घात है, इन दोनों का योग हमेशा n ही रहता है, तो है ना भाई, n-1 + 1 1 कैंसिल, n ही आएगा, n-2 + 2 2 2 कैंसिल, n ही आएगा। तो दोनों घातों का योग, दोनों के घातों का योग हमेशा n ही रहेगा। तो ये है द्विपद प्रमेय, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। x + a का पावर n हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन, इसका विस्तार करोगे तो आपको मिल जाएगा द्विपद प्रमेय। अब दूसरा सवाल, अगर मान लीजिए यहां पे माइनस हो, तो अगर यहां पे माइनस हो तो क्या हो जाएगा, अगर यहां पे माइनस होगा तो क्या सबको माइनस कर दोगे? ना 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 मुन्ना ना, सबको माइनस नहीं करना है, अल्टरनेटली प्लस माइनस करते जाना है, प्लस फिर माइनस
प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस, कैसे होगा? ऐसे होगा, ये प्लस हो गया, अब ये माइनस हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, ए का पावर वन ही है, फैक्टोरियल वन है, फैक्टोरियल वन वन ही होगा, फिर माइनस, सॉरी माइनस नहीं, फिर प्लस, प्लस माइनस फिर प्लस, एन एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स का पावर एन माइनस थ्री ए का पावर थ्री डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री, और ऐसे ही आप अप टू वन, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते रहोगे। तो ये हो गया फॉर्मूला प्लस के लिए, ये हो गया फॉर्मूला माइनस के लिए। अब इसी का दूसरा रूप देखिए, क्या हो अगर x के जगह पे 1 आ जाए, क्योंकि x तो वेरिएबल है ना, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो क्या हो अगर x की जगह पे 1 आ जाए और a की जगह पे x आ जाए, तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? उसी फॉर्मूले से कर लेंगे आप। जहां जहां पर x है वहां पे 1 रख दोगे, जहां जहां पे a है वहां पर x रख दोगे। चलो करके देख लेते हैं। तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 है जो कि 1 ही होगा, 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 अप टू वन, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, तो करना क्या है, जहां जहां पे x था वहां पे 1 रख दीजिए, जहां जहां पे a था वहां पे x रख दीजिए, तो आपको ऐसा मिल जाएगा। और अगर मान लो यहां पे आ जाए माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेटली प्लस माइनस होता है, अल्टरनेटली प्लस माइनस होता है। तो अगर आपको लग रहा है यार इसको कैसे याद करूंगा, मत करिए, मत करिए। अगर आपको लग रहा है यार इसको कैसे याद करूंगा, मत करिए। लेकिन मैं एक कंडीशन बता रहा हूं जो कि यूज होता है, उसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। यदि मैं लगा रहा हूं कि स्पेशल केस, यदि अगर x का मान, यहां पे x का मान 1 से बहुत छोटा हो जाए, यदि x का मान 1 से बहुत छोटा हो जाए, यदि x छोटा है छोटा है छोटा है 1 से बहुत छोटा हो जाए, उस केस में आपको क्या करना होता है, उस केस में आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है। उस केस में आप पूरा उतना लंबा चौड़ा नहीं जाओगे। जो उच्च घात हैं, जो बड़े वाले घात हैं, उनको आप नेगलेक्ट कर दोगे, उनको आप इग्नोर कर दोगे। तो फॉर्मूला बच जाएगा 1 प्लस एन एक्स, और ये आपको याद रखना है दोस्त, ये काम आता है। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगर x, ये स्पेशल केस है, फॉर्मूला एक्चुअली में ये है, ये स्पेशल केस है कि अगर x का मान यहां पर 1 से छोटा छोटा हो जाए, x से अगर x का मान 1 से बहुत छोटा हो जाए, उस कंडीशन में आपको बस यहीं तक सिमट जाना है। माइनस होगा तो माइनस लगा दोगे, कोई दिक्कत है क्या यहां पर? नहीं है ना। तो ये था द्विपद प्रमेय बच्चा, द्विपद प्रमेय याद रखिए। और द्विपद प्रमेय में आपको मेन ये याद रखना है, क्योंकि ये यूज होता है फिजिक्स में, 1 प्लस एन एक्स। और क्या आपको लघु गुणन पढ़ा दिया है, लघु गुणन में ये फॉर्मूला याद रखिएगा, काम की चीज है। आगे देखते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। अच्छा, यहां पे 1-2 चीजें और है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको वैल्यू से याद रखने हैं। अगर आप बायो वाले रास्ते पे चल दिए हो तो ये नहीं कि आप साइन और कॉस के वैल्यू भूल जाओगे, जरूरी है, जरूरी है। आपको वैल्यूज याद होने चाहिए, आप वैल्यू याद कर लोगे। और ये जो फॉर्मूले कुछ लिखवाए हैं आपको, इनमें से कुछ आपने पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, डेरिवेशंस में काम आते हैं। ठीक है, वर्ग और ये घन के जो सूत्र हैं वो फॉर्मूले याद रखिएगा आप। और पाइथागोरस प्रमेय तो आप कभी भी लगा सकते हो, आप चोट पड़ जाती है। ओके, तो ये था वीडियो लेक्चर नंबर 1, मैथमेटिकल टूल्स का है लेक्चर नंबर 1। इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, और सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अवकलन और समाकलन को
बहुत बिल्कुल ही नया गणित होता है वो, और आपको पढ़ाया नहीं जाता, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब मैथ्स में पढ़ाया जाएगा क्योंकि मैथ्स में पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भरा पड़ा है, लेकिन बात यह है कि बायो वाले पढ़ नहीं पाते हैं, और अवकलन और समाकलन के बिना आप बहुत सारे डिविजन कर नहीं पाओगे तो फंस जाते हैं। और बात यह भी है कि बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं ना, उनको यही लगता है कि यार मैं मैथ्स क्यों पढ़ूँ, मैंने बायो ले लिया है। भाई थोड़ा सा सब्र रख, 2-3 चीज़ें और पढ़ ले, उसको याद रख, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, काम आएगा। फिर तू फिजिक्स में फंसेगा नहीं, कहीं कहीं भी नहीं फंसोगे फिर फिजिक्स में। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की, और समझेंगे कि कैसे क्या होता है अवकलन, क्या होता है समाकलन, और उसके कुछ फॉर्मूले भी पढ़ेंगे और कैसे यूज करना ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में उसी नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अवकलन और समाकलन। तब तक के लिए अलविदा।